Morning, beta. Today's paper is O-level chemistry, and it's MCQ. Variant is 1 2, and the paper is 25 November. So O-level variant 1 2, November 25. Question number 1. Separate sample of water and air. Each have a volume 30 centimeter cube at RTP. The pressure is applied to both the samples increased by same amount at RTP. Which row describe the volume at increased pressure? देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में चलते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप ना गैस और ये लिया था इसने, तो लिक्विड में ना पार्टिकल्स में स्पेसिस होती नहीं। अगर आप ये प्रेशर अप्लाई भी कर देंगे ना, तो तकरीबन उतना ही वॉल्यूम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जबकि यहाँ पर इफ यू प्रेस इट तो ऑल द पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर पार्टिकल्स जो है एक जगह कम जगह पे आ जाएंगे, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम तकरीबन वही रहेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन ऑलमोस्ट सेम, 30 का तो 30 रहेगा। जबकि एयर का वॉल्यूम जो है, गैस थी वो बहुत कम हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, इसलिए आपके पास आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does balloon full with the helium become smaller as the temperature changes from 30 to 10 degrees Celsius? Actually, temperature is directly proportional to kinetic energy of particles. तो अगर आपको 30 था ना, तो उनकी स्पीड जरा ज्यादा थी, और 10 हो जाएगी तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो दे विल लूज देयर स्पीड। इसकी वजह से क्लोज हो जाएंगे। तो पहले अगर वो दूर दूर थे तो वॉल्यूम ज्यादा था, दे वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दूर दूर थे। जैसे इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो दे विल कम क्लोज, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो है स्मॉलर हो रहा था, तो यहाँ पे हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की करीब हो जाए, और उसको देखना है कि द गैस कंडेंस लिक्विड, नो गैस, फिर तो वॉल्यूम जीरो हो जाता तकरीबन। द गैस पार्टिकल बिकम स्मॉलर लो टेम्परेचर। तो ये बात क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। गैस पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू बलून एंड एस्केप कर रहे, फिर वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाता है उसका। मूव स्लोली एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर। तो जब कम स्पीड में मूव करेंगे, तो पहले उनकी स्पीड ज़्यादा थी, अब उनकी स्पीड कम हो गई है, तो जिससे प्रेशर कम हो जाएगा उसके ऊपर, और उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिमेंट एटम एक्स हैज एटॉमिक नंबर दिस एंड मास नंबर दिस। चलिए फिर लिख देते हैं एक्स को 19 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ये। जो वाई है एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज 20 एंड मास नंबर इज 40। तो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन जो काउंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 19 है, प्रोटॉन भी 19 है, एंड न्यूट्रॉन जो है माइनस करना, दैट इज 23। इसमें इलेक्ट्रॉन्स 20 हैं, प्रोटॉन भी 20 है, एंड न्यूट्रॉन भी 20 है। एक्स कंटेन 2 more इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन में तो एक का फर्क आ रहा है, गलत। एक्स कंटेन 3 more न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है 3 ज्यादा है एक्स में, वाई से। आंसर बी हो गया। एटम वाई कंटेन 1 more न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फर्क 3 का था, गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेम एलिमेंट नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, 19 एंड 20 है। तो दिस इज एक्चुअली पोटेशियम, दिस इज कैल्शियम। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए था एलिमेंट्स के लिए, सेम एटम के होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं। विच आयनिक कंपाउंड डू ऑल आइन्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन? इसका शॉर्टकट बता दूं आपको। शॉर्टकट इसका ये है कि सेम पीरियड से होंगे। सही है, क्या बात हुई। लेट से मैं यहाँ पे उठाता हूँ सोडियम को, यहाँ से उठाता हूँ क्लोरीन को। तो इसमें 281, इसमें 287। इसको लूज करना, उसको गेन करना, नहीं नहीं इसमें भी नहीं आएगा। सेम सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। देखते हैं फिर। बेरिलियम एंड सल्फाइड। बेरिलियम जो है ना, +2 चार्ज इसका,
सल्फाइड का -2 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है ना दैट इज 4। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका 16 होता है तो इसमें 18 होगा, ये नहीं हो सकता। लिथियम एंड फ्लोरीन, लिथियम एंड फ्लोराइड, -1 एंड +1, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 9। इसमें बचे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे 10, ये भी नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन इज द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का चार्ज +2, क्लोराइड का चार्ज इज -1, इट इज 12, इट इज 17। तो आफ्टर लूजिंग 2 इट बिकम 10, जबकि ये आपके पास गेन करेगा 18, ये भी नहीं हो सकता। देन सोडियम एंड ऑक्साइड। तो ऑक्साइड इज -2, sodium is +1, so it has actually atomic number 11 and atomic number 8। तो 11 में से एक चला गया, 10 इसमें हो जाएंगे, इसमें 2 गेन के लिए इसमें भी 10 हो जाएंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन हैज अ पॉजिटिव चार्ज? यू नो अमोनियम आयन, कार्बोनेट का आपको पता है कि CO3 - 2 होता है। मैंगनेट का आपको डाउट होगा तो दैट इज एक्चुअली MnO4 नेगेटिव। एंड सल्फाइड जो है, सल्फेट और सल्फाइड में सिर्फ फर्क ये होता है कि वहां पे 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, एंड चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास सिर्फ अमोनियम में आ रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रो इज करेक्ट? तो स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ना, याद रखिएगा, HCl अगर गैस हो तो इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलेंगे। अगर ये एक्वस हो तो इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो इट्स अ कोवलेंट सिंपल होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसकी तरफ आते हैं आपके पास डायमंड की तरफ। तो ये कोवलेंट ही होता है लेकिन जाइंट होगा, जाइंट कोवलेंट। तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल स्ट्रक्चर वो होता है जिसकी स्ट्रक्चर एंड हो जाती है, और जाइंट वो जो खत्म नहीं होती। अगर HCl को आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये देखें HCl का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, सिंपल। डायमंड को आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हर कार्बन जो है 4 कार्बन से कनेक्टेड है, फिर आगे हर कार्बन फिर 4 से कनेक्टेड है, और फिर आगे हर कार्बन फिर 4 से कनेक्टेड है, और ये कार्बन की स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगी। इसी हम कहते हैं जाइंट स्ट्रक्चर बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करें तो बढ़ता ही जाए। और कोवलेंट इसलिए क्योंकि बॉन्डिंग जो है कार्बन कार्बन में नॉन मेटल्स में कोवलेंट होगी। इसके बाद वो कह रहा है कि जी आयनिक इक्वेशन बताएं, इनमें से कौन सी ठीक है, किस किस रिएक्शन करवाया कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें स्नेकी सी छोटी सी हल्का सा मसला था, वो ये था कि बहुत सारे बच्चों ने इसको टिक कर दिया होगा, ठीक है। आयनिक इक्वेशन के लिए मेरी कोई 10 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेंगे तो काफी काम आसान हो जाएगा। तो आपके पास ना ये इक्वेशन से लिखी हुई है वैसे, ये देखें, ये मेन इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें मैंने एक शॉर्टकट दिया था आपको। शॉर्टकट ये था कि आपको बताया था कि क्या क्या चीज नहीं टूटती आयंस में। तो देखें, अगर एक्वस हो तो आयंस में टूटेगा, गैस, लिक्विड एंड प्रेसिपिटेट जो है नहीं टूटते आयंस में, और सॉलिड जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो टूट सकता है। तो इस बेस के ऊपर आपके पास ये और ये चीज नहीं टूटेगी इसमें से, जबकि ये और ये टूट जाएंगे। जो नहीं टूटेंगे वो लिख दो आप, H2O एंड CO2। वहां से आपको उठाना है। आप देखें, एक आयन इसमें से यूज करना है आपको इसको बनाने के लिए, और एक इसमें से इसको यूज करना है। तो यहाँ से आपके पास HCl में से इसके लिए H चाहिए आपको, आयन। वहां से आपको चाहिए कैल्शियम, नहीं चाहिए, कार्बोनेट चाहिए। तो आपके पास बन जाएगा, बैलेंस कर देंगे, ये आपके पास आयन इक्वेशन होगी, दीज टू आयंस एक्चुअली हैव रिएक्टेड। लेकिन द इशू इज स्टेट सिंबल। इट्स अ लिक्विड, ट्रू, इट्स अ गैस, ट्रू, इट इज अ एक्वस, ट्रू, बट इट शुड बी सॉलिड। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट या सारे कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, तो इसके पास ना सॉलिड स्टेट सिंबल होनी चाहिए थी। ये इसकी आयन इक्वेशन बनती है सही वाली। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से, इस वजह से आप लोगों ने शायद इसको कर दिया हो, इसमें ना इसने इसको एक्वस लिखा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस नहीं होता। इसलिए आपके पास फिर आपको जाना पड़ेगा इस इक्वेशन की तरफ। सो दिस इज क्लोज टू दैट। आपके पास वाटर आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है, और आपके पास जो है एच आयन भी आ रहा है, ठीक है। कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सा कैल्शियम उसने बैलेंस कर दिया, तो इसको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में ना C डबल बॉन्ड O होता है, एंड साथ उसके लगा होता है OH। C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। लोएस्ट एमआर, जिसमें फिर कार्बन कम होंगे। इसका अगर फार्मूला लिखते हैं ना आप लोग, तो ये बन जाएगा HCOOH, जबकि इसका फार्मूला बन जाएगा CH3COOH। तो लाजमी सी बात है, इसका एमआर जो है इसका लो हो जाएगा। ये पूरा जो है 45 होता है। इसमें आपको एक प्लस करना है, इसमें आपको कार्बन 12 और हाइड्रोजन 3, तो 15 प्लस करना है। इसका एमआर 60 आ रहा है, इसका 46 आ रहा है। तो आपके पास जो है ए आंसर हो जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्यूपाई वॉल्यूम V। आप क्या करें, इनके मोल्स निकाल लें, ग्राम्स ही हैं राइट, ये ग्राम्स हैं, ग्राम्स हैं। तो हाइड्रोजन का मतलब होता है H2 एंड ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। कीप इन माइंड, हाइड्रोजन का जो AR लिखा होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का लिखा होता है दैट इज 16। तो अगर मैं H2 लिखूंगा तो इसका एमआर बन जाएगा 2, और O2 लिखूंगा इसको तो इसका एमआर बन जाएगा 32। तो आप इसको 32 से डिवाइड कर दें, इसको भी 32 से डिवाइड कर दें, ओ सॉरी 2 से, इसका एमआर 2 होता है। तो आपके पास इसको आपने ऑक्सीजन वाले को इससे डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या पता चला आपको कि इसका भी 1 मोल है एंड इसका भी 1 मोल है। अब वो कह रहे हैं एक्सेस में कौन है इनमें से, पहली बात तो बतानी है। बेटा इक्वेशन बता रही है अगर आपके पास इसके 2 मोल्स हो तो इसका 1 मोल चाहिए होता है, ठीक है, ये रेशियो है एक्चुअल। आपको अभी क्या पता चला, आपके पास 1 मोल के लिए 1 मोल आ रहा है, तो आप लिखें यहाँ पर कि एक के लिए उसने 1 दिया है। लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर 2 के लिए 1 चाहिए था तो 1 मोल जो आपके पास था उसके लिए आपको ना इसका 0.5 चाहिए था, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो आपके पास उसने ऑक्सीजन दी है, आपको दी हुई है गिवन इज दिस एंड रिक्वायर्ड वाज दिस। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है ना उसने ज्यादा दी हुई है, तो दिस इज इन एक्सेस। तो ऑक्सीजन एक्सेस में कर देंगे। अब वॉल्यूम को क्या करना है, देखिए पहले 2 मोल्स थे आपके पास, उनका वॉल्यूम था V। तो आपके पास अगर 2 मोल्स थे, उनका वॉल्यूम V था। अब आपके पास आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, देखिए ये था आपके पास लिमिटिंग रिएक्शन, इसका तो आपके पास ना मोल्स जीरो हो जाएंगे, बचेगा ही नहीं, सारा यूज हो जाएगा। अब इस बेस के ऊपर इसका क्या बचेगा आपके पास, इसका 1 दिया हुआ था, 0.5 यूज होगा एंड 0.5 बच जाएगा। इसका मतलब 0.5, तो आपके पास आखिर में जो मोल बचेंगे ना गैस के, वो ऑक्सीजन के बचेंगे और 0.5 मोल बचेंगे। तो अगर 2 मोल का वॉल्यूम इतना होता है तो 0.5 मोल जो ऑक्सीजन है आपके पास, किसी भी गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है ना 24 डेसीमीटर क्यूब वो, तो आपके पास इसका एक्स मिलेगा। तो एक्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस बिकम एग्री 0.5 इंटू V डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 V। तो 1/4 V का मतलब हो गया V/4। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा ऑप्शन, तो C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chemist prepared calcium nitrate starting this much grams of calcium oxide and excess of nitric acid। यहाँ पे इक्वेशन का इशू है, ठीक है। तो पहले आप इक्वेशन लिख लें। कैल्शियम ऑक्साइड जो था ना आपने यूज़ किया है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा CaO, वैलेंसी 2 होती है, तो फार्मूला ये रहेगा इसका। जबकि नाइट्रिक एसिड का जो है फार्मूला दैट इज HNO3, ऐसे जो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट तो उसका फार्मूला बन जाएगा CaNO3। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास CaNO3 ट्वाइस। तो आपके पास ये 2 नाइट्रिक एसिड हो गए फिर, तो फिर यहाँ से जो 2H बचे थे इसके, और उसका ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे। ये 2 गलती से लगा दिया, 2 बचे थे आपके पास, वाटर बन जाएगा। तो ये इसकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अच्छा अब इसको क्या करते हैं साइड पे, देखिए क्वेश्चन जो है ना परसेंटेज शील की तरफ जा रहा है। जब परसेंटेज शील का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल सा काम है आपके पास, तो ये है
कि परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपने ना ऊपर लिखनी होती है एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू, नीचे लिखनी होती है थ्योरी वाली वैल्यू, एंड इनटू 100 करना होता है। ये बात तो सबने बताई होगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना असल में क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, एंड थ्योरेटिकल वैल्यू आपको ना कैलकुलेट करनी होती है, कैलकुलेट। तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब प्रोडक्ट के साथ ही कंपेयर कर रहे होते हैं हम लोग इसको। तो उसने कहा कि इतना आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट बना, तो आप ना अभी तक क्या कर सकते हो, इसको लिखेंगे 12.65 भी लिख देंगे, इंटू 100 भी कर देंगे। थ्योरेटिकल वैल्यू जो है आपको इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी है। तो आपके पास किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक तो कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड के बारे में और एक इसके बारे में। तो आप इसको उठा लें, इसको उठा लें। तो आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ग्राम्स में है, और उसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इन ग्राम्स। तो आपने दो लाइनें खींचनी होती हैं, एक लाइन जो है आपको फिल करनी होती है इक्वेशन से, दूसरी क्वेश्चन से। तो आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन से। अगर इसका तो मोल लिखना तो 1 लिखता, अब मास लिखना है तो कैल्शियम का इसका जो है एम आर बन जाएगा इतना 56। इस तरीके से इसका मोल लिखना था 1 लिखता, लेकिन इसका मास लिखना है तो कैल्शियम 40 होता है। अच्छा, एक नाइट्रेट जो होता है ना, एक नाइट्रेट 62 होता है। नाइट्रेट 62, तो दो कितने हो जाएंगे 124। इन दोनों को ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा, फिर आपके पास 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन सी के 56 ग्राम लेंगे तो इतना बनेगा। अब आप चेक करें कि क्वेश्चन में उसने कितना दिया था, 8। आप इसको फाइंड करेंगे, उस पर बिलीव नहीं करेंगे, वो तो उसने दे दिया, तो झील तो कभी भी वो नहीं होती। तो आप इसको फाइंड करेंगे कितना बनना चाहिए था। ऐसा करने से आपके पास आंसर आ रहा है 164 इंटू 8 एंड डिवाइड बाय 56। तो इसका आंसर आ रहा है 23.428। इसी को आपने यहाँ पे लिखना था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वो 12.65 था। तो 12.65 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ गया जी 53.99। तो देखते हैं कौन सा वाला 54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ही हैज सेटअप, इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप किया उसने, और उसने कहा कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच ट्यूब, ट्यूब एक्स एंड वाई। तो एक आपके पास पॉजिटिव वाली ट्यूब है, एक आपके पास नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है। तो देखना है कि वॉल्यूम रेशियो जो गैसेस की बनेगी, तो एक तो बता रहा है गैस बन रही है, तो देखते हैं। एक आपके पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बाहर निकालें इसको। H2SO4 में आपके पास एक तो ये आयन होगा, और एक आपके पास ये होगा, एक आपके पास वाटर का ये आयन होगा। तो इन कैटायन में से कौन जाता था, लोअर इंडक्टिविटी सीरीज, तो एच चला जाएगा, कोई वाला भी भेज दें। इनमें से कौन जाता था, सल्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट कभी नहीं जाते, ठीक है। तो मोर कॉस्टली नहीं जाता आपके पास, यहाँ पे ओ एच जाएगा। अच्छा, अब जब ये दोनों जाएंगे तो असल में कौन जा रहा है, असल में बेटा जा रहा है पानी। तो एक्चुअली इस केस में द वाटर इज एक्चुअली यूज्ड अप। अब इससे आपको पता है क्या होता था, इससे आपको पता है कि एच आयन को अगर डिस्चार्ज कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ये डायटोमिक होता है तो आपको दो करना पड़ जाएगा, और मोर पॉजिटिव साइड में से आपके पास यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 0। तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन लगाना चाहिए, तो इससे आपके पास बनेगी हाइड्रोजन गैस। जबकि ओ एच वाली इक्वेशन जो थी, आपको कहा था रट्टा मार लें इसको, ओ लेवल की मुश्किल इक्वेशन है, तो 2H2O एंड O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन ये होते थे। तो इससे आपके पास बन जाएगी ऑक्सीजन। तो आपको ये पता चल गया कि वाटर यूज हो रहा है, एंड बन क्या रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जस्ट यू नीड टू बैलेंस इट। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, तो वाटर यूज हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही है आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाइड वे में कर दें बैलेंस, ये आपके पास ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। इसमें ना आपके पास ऑक्सीजन जो बनेगी ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, रेशियो की आ रही है 1:2 की। तो एक्स और वाई ये भी पहचानना है आपको। इस नेगेटिव वाले ने ऑक्सीजन बनानी थी, तो नेगेटिव वाले ने जाना कहाँ, कौन सी प्लेट के ऊपर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो आपके पास पॉजिटिव प्लेट पे बननी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनेगी यहाँ पर और हाइड्रोजन बनेगी यहाँ पर। तो रेशियो जो है आपके पास एक्स और वाई की, तो एक्स का 1 मोल होगा, उसके 2 होंगे, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा यहाँ से।
सेकेंड केस इज कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, इसको भी निकालें बाहर। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इन दोनों में से जाएगा लोअर रिएक्टिविटी सीरीज ये, उनमें से जाता है मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सल्फेट नाइट्रेट के अलावा कोई आ जाए तो ये जाएगा। जब ये जाएंगे तो आपके पास असल में कौन सी चीज यूज हुई, HCl। और बन क्या रहा है उससे, इससे आपके पास हाइड्रोजन गैस बननी है, उससे आपके पास क्लोरीन गैस बननी है। अगर आपको चाहिए इक्वेशन लिख देता हूँ, इसका चार्ज हटा दें, फिर पता चला कि डायटोमिक है तो आप यहाँ पे 2 लगा दें। इस तरफ चार्ज -2 आ रहा है, इस तरफ चार्ज 0 है, तो मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन ये हाफ सेल हो गई इसकी। तो आपके पास ना एक आपको H2 बनानी है, एक आपको Cl2 बनाना है, तो आपके पास ये हो गया बैलेंस है इसकी। इनमें जो गैसेस बन रही है ना आपके पास, दोनों दोनों की रेशियो जो है ना 1:1 की है, तो यहाँ से 1:1 आना चाहिए था, तो C आपके पास आंसर बन जाएगा। तो इसमें मुझे इलेक्ट्रोड देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों की जो रेशियो है वो सेम सेम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement about the reactions are correct is correct? Reaction in which the number of bonds broken are equal to number of bonds formed always has। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता, कुछ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता, एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, इसमें देखें कुछ की एनर्जी बहुत कम है, जैसे इसकी इसकी अगर मैं 3 भी तोड़ दूं ना, 2 भी तोड़ दूं इसके बॉन्ड, तो वो इसको मीट नहीं करते, इससे कम होगी एनर्जी। तो मैं बोलूँ इसका एक बॉन्ड टूट 2 बॉन्ड टूटे, इसका एक बॉन्ड टूटा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी डिपेंड नहीं करता। तो ये वाली बात तो काट दिया करें जब भी आपके पास आए। तो यहाँ पर ये वाली बात काटते हैं। द कंबस्शन कैन बी आइदर एक्सो और एंडो। बेटा कंबस्शन है, एक्सो ही होगी, एंडो कहाँ से होगी, कंबस्शन तो हीट निकलती है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सराउंडिंग। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये आपके पास कंटेनर था, इसमें अगर आपके पास यहाँ पे बर्निंग कोल है, तो इससे ना एनर्जी निकल रही है, सराउंडिंग में जाएगी। जब सराउंडिंग में जाएगी, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस। ठीक है, इसको अगर आप किसी जलती हुई चीज को अगर आप हमारा हाथ भी लग जाए, तो हमारे हाथ में एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम वी आर सराउंडिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। वैसे भी याद रखिएगा कि एक्सो जो होता है ना, वो हीटिंग प्रोसेस होता है, एंड जो एंडो होता है ना, वो कूलिंग प्रोसेस होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एंडोथर्मिक, अगर आप अपने हाथ पे रखें तो आपको ठंडा इम्पैक्ट आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज मिनिमम एनर्जी पार्टिकल मस्ट हैव इन ऑर्डर टू कोलाइड। ना, बात बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर एक वर्ड छोड़ दिया, इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए ना इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। कोलिजन तो होती रहती है, कोलिजन से तो रिएक्शन नहीं हो रहे होते। इफेक्टिवली कोलाइड मतलब चीज ही चेंज हो जाए, तो इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो आई गेस सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब आपके पास आ गया है, थोड़ा सा लेंथी है, तो शुरू करते हैं इसमें। इसमें आपसे बहुत कुछ मांग रहा है, वो डिमांड कर रहा है आपसे। नंबर 1 जो है ना, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इथीन। इथीन का बेटा फार्मूला बन जाएगा ये सारे एच लगे हैं इसके साथ। रिएक्शन किससे करवा रहा है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन H2 होता है, राइट। उसे बन क्या गया, बन गया है जी, ये इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और यहां से ना इसमें ये हट जाएगा, यहाँ पे 2 H आगे लग जाएंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट ही हो गया। फॉर्मूला काफी आसान था। डेल्टा H अगर आपको निकालना हो, तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना इसकी एनर्जीज माइनस उसकी एनर्जीज करनी है। तो शुरू करते हैं, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स। एक तो इसमें सी सी डबल बॉन्ड है, आपको नजर आया होगा, एक बॉन्ड है ये वाला, देखें। फिर आपके पास सी एच वाले कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, प्लस 4 आपके पास सी एच वाले बॉन्ड आ गए। ये भी रिएक्टेंट ही चल रहा है, राइट। इसमें आपके पास एक एच एच का बॉन्ड भी है रिएक्टेंट्स में, एच एच का। ये आपके पास रिएक्शन का डब्बा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ।
प्रोडक्ट में जब जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से बॉन्ड है? एक तो आपके पास सीसी का बॉन्ड आ रहा है, सीसी का एक बॉन्ड है, इफ यू कैन सी। एंड सी एच वाले आपके पास 6 बॉन्ड हो गए हैं। तो आप लिखेंगे 6 into CH का बॉन्ड और क्लोज। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, वही रिएक्शन माइनस प्रोडक्ट ही किया मैंने। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 612, फिर आप लिखेंगे 4 into 413, एंड फिर आप लिखेंगे 436। तो ये जो एनर्जीज है ना गिवन यहाँ से, ये उठा के लिखिए। तो इफ यू कैन सी, दिस बॉन्ड एनर्जी इज दिस वन। सी एच की बॉन्ड एनर्जी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एच एच की एनर्जी आ गई। उस तरफ चलते हैं। उस तरफ आपके पास जो एनर्जीज आ रही हैं, एक तो आपके पास सी सी की एनर्जी आ रही है, तो दैट इज 347। एंड आपके पास ना 6 into 413 आ रही है। अगेन यू कैन सी, सी सी का बॉन्ड था तो ये एनर्जी होगी इसकी, एंड सी एच की वो एनर्जीज हो गई। देन वी नीड टू सॉल्व इट। तो सॉल्व करते हैं। 4 into 413 प्लस 612 एंड प्लस 436। बेटा यहाँ तो आ गया आपके पास आंसर 2700। एंड वहां से देखते हैं क्या आ रहा है। 6 into 413 प्लस 347, तो ये आ रहा है 2825। तो नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, -2700 कर देते हैं। आंसर आ गया है इसका -125। लगा रही गलती ना हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वो यहाँ पे लेके आते हैं इसको। इसमें अगेन यू कैन सी इथीन है, उठाएं इसको लेके आ जाए यहाँ पर। फिर आपके पास इसमें ना ब्रोमीन है, ब्रोमीन होता है ये। और फिर जो है ना आपके पास इसका भी इस तरीके से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एंड एडिशन रिएक्शन हुआ है दोनों में। तो आपके पास यहाँ और यहाँ पर दोनों जगह पे आ जाएगा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। तो अगेन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फर्क आएगा। तो देखते जाइएगा, मैं ना इसको पूरे को उठा रहा हूँ। ये चीजें यहाँ पे सेम सेम है, इफ यू कैन सी। एक सीसी का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और 4 CH के बॉन्ड है। फिर अगर एक बॉन्ड आपके पास Br का है, तो Br का आपके पास एक बॉन्ड हो गया माइनस। आपके पास ना 4 CH के बॉन्ड वैसे के वैसे ही हैं, इफ यू कैन सी। यही है। तो आप ना यहाँ पर इसके तो बॉन्ड जो है यहाँ से उठाए, यहाँ लिखते हैं इसमें 4 CH के बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड है ना CBr की, CBr ये वाला। तो प्लस आपने कर देना 2 into CBr। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज तो मैंने लिखी थी यहाँ पर, इसको हमने उठाया यहाँ पे लिखे आते हैं। एंड सिमिलरली इसमें भी CH4 यहाँ पे जितने हैं वहाँ पे भी इतने हैं। तो इस वाले को मैंने फिलहाल यहाँ पर भी भर दिया, फिल कर दिया। आप जो है इसको करते हैं क्लोज, माइनस लगाते हैं यहाँ पर। तो 2 CBr की एनर्जी हो जाएगी 2 into 290, जबकि यहाँ पर आपके पास Br की एनर्जी हो जाएगी 193। और इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर मैथ्स अच्छी हो तो आप इसको काट भी सकते हैं। अच्छा, दोनों तरफ इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो काट भी सकते हैं इसको। तो रिमूव कर देते हैं इसको फिर, क्योंकि दोनों सेम सेम आ रहा है, काटते हैं इसको। तो आपके पास यहाँ बचा 612 प्लस 193। इससे आंसर आ गया आपके पास 805। और उस तरफ चलते हैं तो आपके पास आ गया 2 into 290। तो ये आ रहा है 580। इस बार पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस कर देते हैं 805 से। इसका आंसर आ गया +225। ठीक है जी। आप उसको सी एच की बॉन्ड एनर्जी रख के भी करते तभी ये आंसर आता है। ठीक है, तो एक दफा क्रॉस चेक कर लो। 805 -580, तो 225। अब वो कह रहा है रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 को माइनस करो।
रिएक्शन वन की एनर्जी हमने निकाली थी, तो रिएक्शन वन माइनस रिएक्शन टू करना है। ये थी आपके पास वन की -125, एंड यहां से आपके पास एनर्जी आई थी 225, और वो भी पॉजिटिव में। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 225, 225, सॉरी माइनस करना है मैंने, प्लस का साइन लगा दिया है। तो ये हो जाएगा आपके पास -125, और वो हो जाएगा प्लस, और माइनस भी हो जाएगा आपके पास 225 हो जाएगा। तो ये तो आंसर कोई मैच ही नहीं कर रहा, कुछ गलती की है। गिव मी अ सेकंड, देख लेते हैं इसको जरा, एक मिनट। जी बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने ना सीसी बॉन्ड नहीं लिखा था यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी वैसे, तो इसमें आपके पास इसका आंसर तो वही आ रहा है। तो यहाँ पर ना आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इसका आंसर आपके पास ये आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास रिएक्शन नंबर टू की आ गई एनर्जी, जबकि ये वन की थी। तो रिएक्शन नंबर वन -2 करना था, वन की एनर्जी आपके पास ये है, टू की एनर्जी आपके पास ये थी, एंड व्हेन वी सॉल्व इट इट विल बिकम -125 +122, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा आपके पास -3। तो सी आपके पास आंसर बनेगा इसका। वो आंसर आ ही नहीं रहा था पूरे चार ऑप्शन में, तो ये मिस्टेक थी। तो बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे पूरा दोबारा करना पड़ा, और फिर जाके आया तो आपके पास मेरे पास सेम सिली मिस्टेक्स अपनी जगह पे होती। तो इसके लिए जरा ख्याल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। टू चेंजेस डिस्क्राइब्ड, कॉपर इज एडेड टू कॉन्स्टेंट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व प्रोड्यूस्ड। नई चीज बन गई है। तो उसने पूछा है कि रिएक्शन वन जो है आपके पास, वो फिजिकल चेंज है केमिकल। तो आपके पास, आपको पता है कि रिएक्शन हुआ तभी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी है, तो केमिकल चेंज ही होगा। सेकंड में वो कह रहा है आपसे कि concentration of uric acid is added to sugar, the change occur कैन नॉट बी रिवर्स। ये जो कैन नॉट बी रिवर्स, ये भी केमिकल चेंज ही होता है, फिजिकल रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से भी आपके पास केमिकल चेंज आएगा, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। विच चेंज इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट इंक्रीज करना है। रेट इंक्रीज करने के लिए आपके पास पांच फैक्टर्स थे, तो उन सबको देख सकते हैं आप। तो एक तो उसने कहा कि हाई प्रेशर ऑन गैसियस मिक्सचर। देखिए, आपने इफेक्टिव क्लीन बढ़ानी है। इफेक्टिव क्लीन बढ़ाने के लिए आपके पास एक तो केस ये है, लो प्रेशर पे। एक आप प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो पार्टिकल्स ना एक्चुअली दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से कोलिजन पड़ जाएंगी। तो गैस के लिए ये बात सही है। लो टेम्परेचर से कोलिजन कम हो जाएंगी, इफेक्टिव कोलिजन। डाइल्यूशन से भी पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, कम हो जाएगी। लार्ज पीस की वजह से भी इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएंगी, तो ये भी आपके पास तो यही आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट वन एंड टू, एक्सेस ऑफ कैल्शियम पाउडर, रिएक्शन फ्लास्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सपेरिमेंट वन, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड evolve is measured। देखिए, इस केस में ना आप प्रोडक्ट को प्लॉट कर रहे हैं, गैस शुरू में तो होगी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, तो आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा। तो इनमें से आपके पास इंक्रीजिंग तो हो गया ये वाला। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि मास ऑफ फ्लास्क कंटेंट चेंज ड्यूरिंग टाइम ना, उनके सब क्या होता है। इस सेटअप में क्या होता है, इस सेटअप में आपके पास ना इस तरीके से एक कॉनिकल फ्लास्क में हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, और इसको ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा होता है हमने। तो होगा क्या कि इसमें से जैसे जैसे गैस निकलेगी तो इसका मास कम होगा। तो मास कम होने वाला है हमारे पास, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ऐसा ग्राफ तो होता ही नहीं रेट में, आपको पता है कि रेट में दो ग्राफ होते हैं, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ होगा, अगर आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन टाइम के साथ कम होता है ऐसा। अब इसमें दो चीजें आ रही है हमारे पास। एक तो वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम मास जीरो हो जाएगा, सब कुछ तो नहीं निकलेगा ना, इसमें सिर्फ गैस निकलेगी, तो मास जो है ना किसी जगह भी जाकर रुक जाएगा, वॉल्यूम वहीं पे रहेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर टू। तो
आपके पास वन जो था, वन में आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू, एंड टू में आपके पास आ जाएगा वाई। आपके पास आंसर बन जाएगा इसका एक। ठीक है, जेड ग्राफ कभी हो ही नहीं सकता कि मास उसका बिल्कुल जीरो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्टेटमेंट अबाउट हैबर प्रोसेस एंड। तो यहाँ पे देखें आपको ना इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये यील्ड से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिलेटेड है। जब इक्वेशन नहीं होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इक्वेशन N2 3H2 एंड 2NH3 सबको याद होगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन एक बात सबको भूली होगी कि इसमें रिवर्सिबल का साइन लगाना होता है। याद रखिएगा, हैबर एंड कॉन्टैक्ट के साइड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। शुरू करते हैं। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट नो लॉन्गर चेंज। रिवर्सिबल में एक जगह पे जाके जब इक्विलिब्रियम आ जाती है ना, तो फिर अमाउंट चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाता है। तो ये वाली बात ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर मूव द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू राइट हैंड साइड। तो प्रेशर ज्यादा करने से ना प्रेशर जाता है लेस मोल्स की तरफ। ये आपको याद करवाया था। यहाँ पे 4 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल्स है। तो आपने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो रिएक्शन आगे जाएगा। तो उसने कहा कि द पोजीशन मूव टू राइट, राइट की तरफ जा रहा है। ये वाली बात भी ठीक है। इसके बाद उसने कहा इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या बताया था आपको, टेम्परेचर ज्यादा करने से ना अगर एंडो हो तो आगे जाता है। तो उसने कहा कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर मूव द पोजीशन टू लेफ्ट, क्योंकि ये एक्सो था। इस पे टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तो ये आगे नहीं बल्कि पीछे जाएगा। तो लेफ्ट लिखा है उसने। ये बात भी ठीक है। तो 1 2 3 तीनों बातें सही हो गई। इसने पूरा आपके पास इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल से रिलेटेड क्वेश्चन किया है यहाँ पे। एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट यूज टू टेस्ट रिएजेंट। आप पहले इसको पहचाने, ये है कौन। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, लोगों को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो व्हेन इट इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एम, मतलब आपके पास यहाँ पर एम था, उसमें आपने ये ऐड कर दिया। द कलर ऑफ रिएजेंट चेंजेस। अगर इसका कलर चेंज हो गया है ना, तो फिर इसका मतलब रिएक्शन हो गया है। तो इसका काम था ऑक्सीडाइज करवाना, एजेंट था, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो पहली बात तो एम को ना ऑक्सीडाइज करेगा ये। तो शो एम इज ऑक्सीडाइज। कलर चेंज क्या होता है इसका, इसका कलर चेंज आपको बताया था। प्लीज कम, मतलब पर्पल टू कलरलेस। तो आपके पास सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन में वैसे ही बताऊँ आपको कि आपके पास H पॉजिटिव आयन होता है एंड OH नेगेटिव आयन होता है, और इससे मिलने से आपके पास पानी बन जाता है। तो उसने कहा कि क्या होता है, असल में आपके पास ये आयन्स थे और उससे आपके पास मॉलिक्यूल बन गया है। तो पी इज इलेक्ट्रॉन्स। विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनसॉल्युबल इन वाटर। अगेन सॉल्युबिलिटी रूल की तरफ चलेगी कहानी। देखिए, अगर इनका मैं फार्मूला लिखूँ ना, तो NH4Cl है, इसका है NH4NCO3। ये मैंने कहा था जहां पर N आ जाए ना, जहां पर N नजर आ जाए आपको, वो पक्का सॉल्युबल होता है। तो ये भी सॉल्युबल है। कॉपर कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट इनसॉल्युबल। ये कॉपर कार्बोनेट था, एंड आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है। देखिए, एक ऑल कार्बोनेट इनसॉल्युबल, ये बात तो ठीक हो गई। अब हाइड्रोक्साइड को कैसे याद किया गया था आपको, कि मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होता है। सॉल्युबल सिर्फ ग्रुप 1 एंड 2 वाले होते हैं। ग्रुप 2 में कैल्शियम उसके नीचे वाले सारे नहीं होते उसमें। तो आपके पास बाकी सारे मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, इनसॉल्युबल। तो ये दोनों इनसॉल्युबल हैं। उसने कहा दोनों इनसॉल्युबल हो, आंसर आपके पास हो गया। इसमें देखिए अगेन नाइट्रेट आ रहा है ना, तो ये सॉल्युबल होगा। इसमें आपके पास लेड क्लोराइड आ रहा है, ये इनसॉल्युबल है। ये PbCl2 है। आपको पता है कि ऑल हेलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। तो ये आपके पास पप्पू था, ये इनसॉल्युबल होगा। जिंक सल्फेट, ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बैरियम एंड लेड। तो ये इनमें से नहीं है, सॉल्युबल होगा। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल होगा। तो बाकियों में नहीं आ रहा, दोनों इनसॉल्युबल। तो सिर्फ एक में आया था आपके पास। एटॉमिक नंबर एलिमेंट एक्स का 12 है, उसके बाद का फॉर्मूला क्या होगा। अगर उसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स के अगर 12 है, तो आपके पास होगा 2 8 एंड 2। इसका मतलब ग्रुप 2 का है ये, ग्रुप 2 का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दोनों। इस पे चार्ज आएगा +2। एंड Cl का फॉर्मूला आपको पता होता है क्या है,
उसका चार्ज -1 होता है। तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा XCl2। क्वेश्चन नंबर 22। PQRS आर आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 7। ये सारे जो है चारों इनमें से हैं। P इज अ लिक्विड, तो लिक्विड ग्रुप 1 में तो कोई नहीं होता। P आपके पास कंफर्म ब्रोमीन हो गया। जबकि Q इज अ गैस एट RTP, तो ग्रुप 1 में तो गैस नहीं होता, ये भी ग्रुप 7 का है। तो आपके पास अगर आपको याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दोनों गैसेस थे, ये लिक्विड था, एंड आयोडीन नीचे वाले जो थे वो सॉलिड थे। तो इसका मतलब ये आपके पास या तो फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। अच्छा जी। RNS फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड पता है कौन बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब R एंड S जो है ना दोनों, ये दोनों हो गए आपके पास ग्रुप 1 के, एंड ये दोनों हो गए ग्रुप 7 के। ग्रुप 7। नेक्स्ट थिंग इज, R का मेल्टिंग पॉइंट S से ज्यादा है। ये अब ग्रुप 1 की बात हो रही है। ग्रुप 1 में ना आपके पास लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबीडियम होता है, और सीशियम होता है, और फ्रेंसियम होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ डिक्रीज करते हैं। तो आर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर वाला होगा। तो आर को मैं ना लेट से सोडियम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फ्रेंसियम, अपने आसानी के लिए। अच्छा, ये भी कर दिया। इनमें से मोस्ट विगरस रिएक्शन किसका होगा? चले, रिएक्टिविटी पूछ ली इसने। इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ इंक्रीज करती है, ग्रुप 1 वालों की। इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। देखिए, आज आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ मैं। आपके पास ना पीरियड टेबल कुछ ऐसा होता है। आपके पास ना ये दो कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, ग्रुप 1 के और ग्रुप 7 के, एक मेल्टिंग पॉइंट का और एक रिएक्टिविटी का। आपके पास यहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैंने गलत लिख दिया। लिथियम के बाद आपके पास आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीसियम, फ्रेंसियम। जबकि यहाँ पर आपके पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इनकी ना दो चीजों का मसला होता है, रिएक्टिविटी का और उसका। मैं अगर आपको ज्यादा समझना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट होती है। याद रखिएगा, ये नॉन मेटल्स हैं जबकि ये मेटल्स हैं। इनका ना कॉन्ट्रडिक्शन है किसका? रिएक्टिविटी का और मेल्टिंग पॉइंट्स का। आप ना दो लाइनें खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, और एक लाइन जो है ना आप ऐसे खींचते हैं। याद रखने के लिए, कभी आपको मसला पीरियड के पास होगा, उसी पे लाइनें खींचते हैं। इनमें से एक रिएक्टिविटी की लाइन है और एक है मेल्टिंग पॉइंट की। अब आपको कैसे याद रहेगा कौन सी लाइन किसकी है? मैं याद करवा भी दूं। तो चीजें ना टाइम के साथ मेल्ट होती हैं, मैं बोलता हूँ टाइम के साथ। बेटा, टाइम के साथ इनमें से कौन सी वाली लाइन है? ब्लैक या क्लॉक कैसे घूमता है? तो क्लॉक की जो मूवमेंट होती है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज ये चल रहा है ना। चीजें टाइम के साथ मेल्ट होती है, मेल्ट बोलती है, तो मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट का है। जबकि फिर दूसरा वाला किस चीज का होगा? लाजमी सी बात है, और रिएक्टिविटी का। आप इसको प्रूव करके देख लें। ये गैस होती है, ये सॉलिड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना इनका, यही एरो की डायरेक्शन आ रही है। इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया था इसका 28, इसका बताया था आपको 98। तो यहाँ भी देखें बढ़ रहा है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट सेट हो गया। रिएक्टिविटी इनकी नीचे की तरफ इंक्रीज करती है, उनकी डिक्रीज करती है। तो आप ये दो लाइनें लगा के भी समझ सकते हैं। आ जाए यहाँ पे, तो इनकी रिएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज करती है, उनकी डिक्रीज करती है। तो आपके पास जो है ना, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? इन दोनों में से नीचे वाला। और उन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला, क्यू। तो क्यू और एस जो है मोस्ट रिग्रेस रिएक्शन करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा स्नीकी होता है ये वाला क्वेश्चन, जब आपके पास ABCD लेटर दे देता है ना, XYZ, तो आप उस पर कुछ एलिमेंट्स लिख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा सा ग्लिची होता है, मिस्टेक हो सकती है। नोबल गैस के लिए कौन सी बात सही है? देयर एटम्स ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, ये वाली बात गलत है, क्योंकि हीलियम में दो होता है। दे आर अनरिएक्टिव बिकॉज देयर आउटर शेल इज फुल। ठीक है। दे आर डायटोमिक, नो, दे आर मोनोएटोमिक। तो आपके पास दो स्टेटमेंट गलत हो रही है, सिर्फ एक आ रही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉलिड 1 एंड 2 बोथ आर एलिमेंट्स।
सॉलिड वन इज नॉट मैलिएबल, इसका मतलब ये ना मेटल नहीं है, ये फिर कोई नॉन मेटल होगा, एलिमेंट लिखा हुआ उसने। एंड टू इज अ डक्टाइल, इसका मतलब ये मेटल है। कौन सी बात सही है? सॉलिड वन, मैं इसको लिख देता हूँ कि नॉन मेटल है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल तो कंडक्ट ही नहीं करते भाई। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, मेटल। लेकिन ओनली लिखा हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं, इस वजह से इसको काटना पड़ेगा। अगली बात, लेयर्स ऑफ आयंस इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड वन जब है ही नॉन मेटल, तो उसमें तो कोई बॉन्डिंग होगी, उसमें आयंस कहाँ से होंगे? ये आपके पास सॉलिड टू, क्योंकि मेटल है, मेटल में आपके पास ना आयंस होते हैं, एंड फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कैंसल आउट ओवर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a piece of aluminium is placed in cold dilute hydrochloric acid, no reaction observed in initially। तो आपने HCl में जब एल्यूमिनियम का पीस रखा तो सिलेक्शन नहीं किया, और सबको पता है क्यों नहीं किया, इसके ऊपर ना नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर होती है। नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर होती है। इस टॉपिक की बेस थी कि अपेरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी, एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में तो ऊपर होता है, रिएक्शन नहीं करता, उसकी वजह से ऊपर ऑक्साइड की लेयर को प्रिवेंट करती है। तो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, इसके ऊपर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, झूठ बोल रहा है। अबव हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज, इससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर रिएक्शन नहीं कर रहा तो फिर तो लो रिएक्शन होना चाहिए था, लो रिएक्टिविटी सीरीज में होना चाहिए था इसको। एम्फोटेरिक की भी वजह नहीं है, आपके पास ना इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर की कोटिंग होती है। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया 26। द पीस ऑफ जिंक इज अटैच टू स्टील कार, प्रिवेंट इट्स रस्टिंग। तो आपको बताया था अटैच लिखा हुआ है, अटैच किसको करते हैं? मोर रिएक्टिव को। और ये जो है बीइंग मोर रिएक्टिव जो है उसको बचाता है। द पीस ऑफ कॉपर इज मोर इफेक्टिव देन जिंक, ना, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है। द पीस ऑफ मैग्नीशियम इज मोर इफेक्टिव देन जिंक बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये बात तो सही थी, लेकिन यहाँ से इधर मोर लिखना चाहिए था। द पीस ऑफ जिंक प्रोवाइड बैरियर, बैरियर नहीं प्रोवाइड करता, अटैच किया हुआ आपने, बैरियर प्रोवाइड करता है जब कोट करते हैं उसको, कवर करते हैं। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, तो आपके पास ये अटैच करने से सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब आपने, आपके पास ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट था, एक वायर से सिर्फ आपने अटैच कर देना जिंक के पीस को, तो उसको रस्टिंग से बचा रहा होता है। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम hematite in a blast furnace is correct? कोक इज रिड्यूस टू कार्बन मोनोक्साइड। देखें कोक का फॉर्मूला क्या था, सी, एंड यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड, ये रिड्यूस तो नहीं, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हेमाटाइट आयरन कंटेन आयरन थ्री ऑक्साइड which is reduced by carbon monoxide. So this is true, this is true, 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 true। यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है, हेमाटाइट को ये कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस करती है आयरन में और खुद बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस का नाम था, और ये काम हो रहा होता है। तो दिस इज करेक्ट। लाइमस्टोन is added in blast furnace is a substance that consists mainly on calcium oxide, ना भाई ना, इसका लाइमस्टोन का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मोल्टन स्लैग इज फॉर्म रिएक्शन हेमाटाइट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता था ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो इससे बनता था स्लैग। ये वाली बात भी गलत है। तो इफ यू कैन सी, ये पांच सेक्शन आपको पक्के अच्छे तरीके से याद होने चाहिए जैसे जैसे लिखा हुआ है, और आपको सब पता होना चाहिए, याद करवाया था। भूल गए हो तो आप दोबारा एक दफा नजर मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी वाटर में कंटेन सब्सटेंसेस बिफोर इट इज प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग, विच द सब्सटेंसेस गिवन आर लिस्ट दी है, विच सब्सटेंस रिमूव, किनको रिमूव करना होता है? जो हार्मफुल होंगे, जो हमारे लिए अच्छे नहीं, उनको रिमूव करना है। डिजोल्व ऑक्सीजन तो नहीं रिमूव करनी। हार्मफुल माइक्रो क्लोरीन गैस से रिमूव करेंगे। इनसॉल्युबल को आप जो है सैंड फिल्टर से करेंगे। तो ये भी आपके पास सही नहीं था, इसको भी रिमूव करना था। तो आपके पास ना टू एंड थ्री को रिमूव करना होता है। ये
इसके बाद कह रहा है ड्राई एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, 99% नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन होती है आपके पास 78%, ये आपके पास 21 भी लिखा होता है, 20 भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपके पास इसको मिला दो तो 99 बन जाएगा। तो बाकी 1% क्या होता है? तो इन दोनों गैसेस की बात जो आपके पास गैस आती है वो आपके पास होती है, अगर 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 याद हो तो आर्गन होती है। इसमें तो शायद नहीं है एयर, ठीक है। तो 1% आपके पास आ जाएगी आर्गन। क्लोरीन नहीं होती, हाइड्रोजन भी नहीं होती, वाटर वेपर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, वेरिएबल होते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट एल्केन, एन लिखा हुआ राइट, उसके लिए कौन सी बात सही है? रिएक्ट विद क्लोरीन, एडिशन, एडिशन तो करते हैं एन, एन नहीं करते, एन तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। प्रोपेन इज हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन, ना। ब्यूट का मतलब हो गया C4, जबकि इसका हो गया मतलब C3। जितने कार्बन ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। एन का अगर कार्बन का नंबर इतना होगा तो हाइड्रोजन का नंबर इतना होगा। तो एन में आपके पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर आपके पास ये 99 हो तो 99 का डबल हो गया 198, एंड उसमें दो ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 200। तो ये वाली बात सही है। इसके तीन आइसोमर्स होंगे, तो ये वाली बात भी बता ही देता हूँ, आइसोमर्स इसके तीन नहीं होंगे। जिसको मैं बेस कर देता हूँ यहाँ से। तो ब्यूटेन में ना आपके पास पहला आइसोमर कहते हैं, सीधा सीधा बना दो, बन गया आपके पास ब्यूटेन। अब कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को, पोजीशन को चेंज करें, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं। फिर तीसरा रूल ये था कि कार्बन चेन छोटी कर दें, छोटी कर दी, वो जो कार्बन आपने कट किया ना उसको आपने ब्रांच बनाना है। ब्रांच आप ना यहाँ लगा सकते हैं ना यहाँ लगा सकते हैं, ब्रांच को आपने बीच वाले कार्बन में लगाना होता है। इसके बाद चेंज द पोजीशन ऑफ ब्रांच, अब मैं ब्रांच की पोजीशन चेंज कैसे कर सकता हूँ? वो जाऊंगा तो टर्मिनल पे लगाना पड़ेगा, वो कर नहीं सकता। तो आपके पास इसमें दो आइसोमर्स बन रहे हैं, तीन नहीं बन रहे। तो एक ब्यूटेन हो जाएगा और एक आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो दो आइसोमर बन रहे हैं आपके पास, तीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स इज एल्कोहल कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। तो एल्कोहल C3 हो जाएगा, H7 हो जाएगा, OH हो जाएगा। वैसे आप इसको अगर मसला हो तो आप इसको बना सकते थे C3 लिख के एक OH, बाकी वैलेंसियां पूरी करने के लिए आप ऐसा बना सकते थे। एंड Y जो है आपके पास वो है C4 कार्बन का, तो C4 हो जाएगा, H9 हो जाएगा, OH हो जाएगा। आप इन दोनों फार्मूला को खुद से ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है तो। जनरल फार्मूला ये, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थ्री, खैर एक्स एंड वाई, अनब्रांच्ड एल्कोहल। ये जो इसने बात लिखी ना इससे काफी आसान कर दिया, अनब्रांच पे लेके जाना है आपको। चले पहले C3 वाले पे लेके आते हैं, तो इसको पकड़ते हैं लेके आते हैं। तो अभी आपको रूल बताया था आइसोमर्स का, आपने लिखा 3, जबकि आप ना इसको भी लिख ही थे फिर 4। तो इसको मैंने लिख दिया जी 4, 1 2 3 4। पहला रूल था कि आप ना फंक्शन को पोजीशन नंबर 1 पे लगाते हैं, ब्रांच तो करनी नहीं है आपको, जान छुट्टी पड़े। एक इसका आइसोमर ये हो गया, एक इसका आइसोमर ये हो जाएगा कि आप इसको ना उठा के यहाँ लेके आ जाए। ऊपर वाले का नाम 1 प्रोपेनॉल है, दूसरे का नाम 2 प्रोपेनॉल। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, इसका नाम फिर 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा 1 पोजीशन पे। तो बस इसके दो बने, इसको कर दे टिक। उधर चलते हैं, आपके पास यहाँ पर ना आप OH लगाना है, आपने लगा दिया। अब जो है ना इसका नाम 1 ब्यूटेनॉल है, इसका दूसरा जो आइसोमर बनेगा, आप पोजीशन चेंज कर दें इसकी, इसका नाम 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है कि यहाँ से ना हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शन ग्रुप नजदीक हो। तो इसमें अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो मेरे पास काउंटिंग 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ब्रांच करने से मना किया है, तो अगर मैं इसको और मूव करवाता हूँ तो आपके पास ना फिर ये 2 ही रहेगा। क्यों? अब आपको गिनती यहाँ से करनी पड़ जाएगी, 1 2 3 4। तो ये दोनों सेम सेम है, इसलिए आपके पास यहाँ से ये वाला आइसोमर गलत हो जाएगा, इसका ये नहीं होगा आइसोमर इसका। तो आपके पास इसमें दो बने। तो अगर ब्रांच कहता तो फिर थोड़ा ज्यादा होते। तो बी आंसर हो गया। विच टू कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दिस। आपको याद होगा ये एस्टर है, आपको पहले इसमें चलना है। तो कार्बन कार्बन की चेन में जहां पे ऑक्सीजन नजर आए वहीं पे कट मार दें। कट मारने के बाद यहाँ पे देखें 1 कार्बन है, यहाँ पे देखें 3 कार्बन है। अगला काम क्या करना होता था, इस ऑक्सीजन के साथ वाले दोनों कार्बन को अपने होर से देखना है, जूम इन करके। इस कार्बन के पास ना हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। जिसके पास नहीं होते ना वो होता है एसिड का पार्ट।
जिसके पास होते हैं ना वो होता है अल्कोहल का पार्ट। तो आपके पास ना इसमें अल्कोहल जो है ना वो आ रही है आपके पास एक कार्बन वाली, मीथानॉल। तो मीथानॉल एक ही में आ रही है, जबकि तीन कार्बन वाला आपके पास एसिड होना चाहिए, प्रोपेनोइक एसिड। तो टी इज द करेक्ट आंसर। कुछ कंपाउंड दिए हुए फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल इंक्लूड कोल, नेचुरल गैस, ठीक है। वुड नहीं है। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यस। इसमें C8 वाले, C7 वाले, ठीक है, तो मिक्सचर होती है। नेफ्था केमिकल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। वो वुड की वजह से कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। इन के लिए कौन सी बात ठीक है? एल्कीन है, अच्छा। एल्कीन इज बोला कि सैचुरेट होता है, झूठ बोल रहा है। इन इज अ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, अब आपको शक होगा यहाँ पर। एक्चुअली एल्कीन की जो होमोलोगस सीरीज थी ना, तो इसमें ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका पहला मेंबर आता ही आपके पास एल्कीन। इसका जो पहला मेंबर होता है ना, वो होता ही आपके पास मीथीन नहीं होता, इथीन से स्टार्ट होता है। कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा ना आपको, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर लेके आते हैं इसमें, तो देखें, तो डेफिनेशन में लिखा है कि उसमें ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। कहाँ गई डेफिनेशन? क्लियरली, तो दो कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए। इसलिए आपके पास वन कार्बन का मीथीन तो होता नहीं, इसका पहला मेंबर जो है आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये इथीन हो गया, ये प्रोपीन, तो दिस इज फर्स्ट मेंबर, दिस इज सेकंड मेंबर। इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे बच्चों को मसला हो सकता है। खैर भी, मसला तो मसला होता है। तो आपके पास ये आपके पास थर्ड नहीं है, ये सेकंड मेंबर है, याद रखिएगा। प्रोपीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना जी ना। ईन है ना, तो एडिशन रिएक्शन करेगा, ये भी काटते हैं। प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द फॉर्म प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म प्रोपेन, दिस इज ट्रू। प्रोपीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और आपके पास ना ये सैचुरेट हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एल्केन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, कौन सी बात सही है? देखिए, कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस। तो ये क्या चीज है आपके पास? बेस नंबर वन। और ये कौन है? एसिड। तो एसिड बेस की रिएक्शन में ना हाइड्रोजन नहीं बनती, वाटर बनता है। पहली बात तो ये हो गई। अगला मसला रह गया उसका फार्मूला सॉल्ट का, उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। CH3COOH एसिड था, इसका जब सॉल्ट बनेगा ना, तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या बताया था? एच हटा दो इसका। जब एच हटा देंगे, एक एच हटाए, इसका चार्ज आ जाएगा -1। उसकी जगह किसको लेके आना? मेटल को। तो पहले मैं इसको उड़ाता हूँ वैसे ही। कहते हैं एसिड से अगर आपको सॉल्ट बनाना है ना, आप उसका एच हटा दें, उसकी जगह पे क्या लगा दें? मेटल लगा दें, तो आपका सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट का फार्मूला कैसे करें? कॉपर की चार्ज जो है ना वो दैट इज +2, जबकि इसमें से ना आपके पास एक एच हटा था, तो -1 चार्ज है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इसलिए आपके पास फार्मूला बनेगा CH3COO ट्वाइस एंड Cu। तो ये दो फार्मूला जो है सही लिखे हुए हैं, इसलिए आपके पास आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमर कौन सा होगा जब आपको कभी भी पॉलीमर की पहचान, लंबी जो चेन चल रही है उसमें कार्बन कार्बन लिंकेज, जो इसका मतलब एडिशन पॉलीमर है। तो पहली बात तो एडिशन करते हैं इसको। इसका मोनोमर बताएं, तो आपको क्या बताया था कि बीच में लगाएं डबल बॉन्ड। जो चीज यहाँ पे लगा दें, जो चीज यहाँ पे लगा दें, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो आपके पास एक कार्बन के पास तो CH2 होना चाहिए, आपके पास इधर भी है, और बस। और दूसरे वाले कार्बन पे आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक H होना चाहिए, और एक आपके पास C2, ये पूरा C2H5 बन रहा है। तो एक आपके पास जो है गौर से देखें, यहाँ पे H नजर आया, दूसरा आपके पास C2H5, तो ये दोनों ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये दो ठीक हुए, जबकि यहाँ से आपके पास ये दो ठीक हुए, तो ए इज करेक्ट आंसर। Which piece of data is used to measure the volume of acid required for neutralize 25 alkali in titration? इस बात को जरा समझ जाएं, क्या कह रहा है। सिली मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग। कह रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ना एल्कली है इसके अंदर, तो वो तो इसी के अंदर होगी।
इसको टाइट्रेट, इसका वॉल्यूम मेजर करना है कितना एसिड चाहिए, तो बेटा दूसरी टाइट्रेशन में क्या चीज होती है, ब्यूरेट। तो आप एसिड फिर यहाँ से ऐड करोगे ना। अगर आपके पास फ्लास्क के अंदर जो है ना, जो चीज को टाइट्रेट करना है वो आपके पास एल्कली है, उसको टाइट्रेट करने के लिए एसिड, तो एसिड का जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ब्यूरेट। अब कहते हैं एल्कली का वॉल्यूम, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पिपेट। पिपेट से ये ट्रांसफर किया जाता है, और उसको मेजर करना है ऊपर से आपने दूसरी चीज को, एसिड को हाइड्रोजन के लिए, तो आपके पास ब्यूरेट आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड एक्स एंड वाई, नो अदर सब्सटेंस, एक्स एंड वाई बोथ सॉल्युबल इन वाटर। अच्छी बात है। द स्टूडेंट सेपरेटेड दीज सैंपल्स, याद रखिएगा दोनों ना सॉल्युबल है। सॉल्युबल को अलग करने के लिए आप जो है क्या नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। सॉल्युबल को अलग करने के लिए आप जो है डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन आपको करना होता है इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल को अलग करने के लिए। डिस्टिलेशन आपको करना होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग करने के लिए, ये दोनों सॉल्युबल है। क्रिस्टलाइजेशन भी आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है, इसमें आप सॉल्यूट को अलग करते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट, तो क्रोमेटोग्राफी होगा। तो उसने जो है दोनों को अलग करना था, पहले उसने पानी में डाल दिया, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी करेगा, क्योंकि दोनों सॉल्युबल थे। तो क्रोमेटोग्राफी में कलर्ड होना जरूरी नहीं है, सॉल्युबल होना जरूरी है, एंड दे विल बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा ऊपर चला जाएगा, कम होगा नीचे आ जाएगा। सॉलिड जे कंटेन केटाइन एंड क्लोराइडाइन। एक तो कंफर्म कर दिया सब क्लोराइडाइन है, एक उसने बोला कि कोई केटाइन है। अच्छा, कलरलेस है, आप आयरन काट दो, कलरलेस था तो। टू सेपरेट सैंपल सोल्यूशन कैसे, सॉरी पैसा डाला उसने, व्हाइट पीपीटी आ गए। व्हाइट पीपीटी आपके पास किस किस चीज आ सकते हैं सोडियम आयन में, आपके पास कैल्शियम हो सकता है, आपके पास जिंक हो सकता है, और आपके पास जो है ना एल्यूमिनियम हो सकता है। यहाँ पे उसने लिखा मस्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जरूरी तो नहीं है कि एल्यूमिनियम हो, जिंक और कैल्शियम भी तो दे सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो गए। उसके बाद उसने ऐड किया है बैरियम। बैरियम जब ऐड करा तो ये टेस्ट किसका है, सल्फेट का। तो उसने कहा व्हाइट पीपीटी फॉर्म। तो अब जो है बैरियम व्हाइट पीपीटी सल्फेट के साथ बनाता है, तो ये टेस्ट तो उसका है ही नहीं। आपके पास केटाइन वाला, केटाइन को चेक करना है ना, केटाइन के लिए आपको यूज करना है दो ही चीजें, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया, और कोई चीज नहीं होती। क्लोराइड वगैरह के लिए, एनाइन के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट लिखा है ये सल्फेट का है। सिल्वर टेस्ट है किसका, क्लोराइड का। इसमें आपके पास अगर व्हाइट पीपीटी आते हैं तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा क्लोराइड इसमें है। तो ये वाली बात सही है, इसने जो मस्ट मस्ट लगा दिया बीच में, तो उसकी वजह से गलत हो गया। क्वेश्चन 40, सॉलिड क्यू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, इसका मतलब कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को टिक कर दें। जब उसको एक्वस सोडियम वाटर से हीट किया, एक गैस बनी जिसने लिक्विड को ब्लू कर दिया, तो ये अमोनिया गैस है जो ब्लू करती है। तो आपने किससे रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो पीछे क्या होना चाहिए कि अमोनिया गैस बन जाए, लाजमी सी बात है अमोनियम का कोई सॉल्ट होना चाहिए, उससे अमोनिया बनती है। इसका OH इसके H के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा और उसको अमोनिया को दे देगा, तो आपके पास ये अमोनियम का टेस्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो बेटा ये था पेपर आपका November 25, वेरिएंट 1 2। तो केमिस्ट्री, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।